एक ऐसी औरत की जिंदगी पर आधारित कहानी है जिसे लोगों को तिल तिल करके मारने में मजा आता है। मिसिस गुल एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उसकी 3 शादियां हो चुकी थीं और अब वह चौथी की तैयारियां कर रही थी। उसका होने वाला पति एक नौजवान था, पर वह हर रोज पीला पड़ता जा रहा था। उसके यहाँ की नौकरानी भी थोड़ा थोड़ा करके घुलती जा रही थी। उन दोनों के मर्ज से जब पर्दा उठा तो पता चला कि मिसेस गुल उन्हें एक जानलेवा नशीली दवाई थोड़ा थोड़ा करके रोज पिला रही थी। मैंने जब उस औरत को पहली मर्तबा देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने लेमू निचोड़ने वाला खटका देखा है। बहुत दुबली पतली, लेकिन बला की तेज। उसका सारा जिस्म सिवाय आंखों के इंतहाई गैर निस्वानी था। ये आंखें बड़ी बड़ी और सुरमई थी, जिनमें शरारत, दगाबाजी और फरेबकारी कूट कूट कर भरी हुई थी। मेरी उसकी मुलाकात ऊंची सोसाइटी की एक खातून के घर में हुई, जो 55 बरस की उम्र में एक जवां साल मर्द से शादी के मरहले तय कर रही थी। इस खातून से, जिसको मैं अपनी और आपकी सहूलत की खातिर मिसेस गुल कहूंगा, मेरे बड़े बेतकल्लुफ मरासिम थे। मुझे उनकी सारी खामियों का इल्म था और उन्हें मेरी चंद का। बहरहाल हम दोनों एक दूसरे से मिलते और घंटों बातें करते रहते। मुझसे उन्हें सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी कि उन्हें अफसाने पढ़ने का शौक था और मेरे लिखे हुए अफसाने उनको खास तौर पर पसंद आते थे। मैंने जब उस औरत को, जो सिर्फ अपनी आंखों की वजह से औरत कहलाए जाने की मुस्तहिक थी, मिसेस गुल के फ्लैट में देखा तो मुझे ये डर महसूस हुआ कि वो मेरी जिंदगी का सारा रस एक दो बातों ही में निचोड़ लेगी। लेकिन थोड़े अरसे के बाद ये खौफ दूर हो गया और मैंने उससे बातें शुरू कर दी। मिसेस गुल के मुतल्लिक मेरे जो ख्यालात पहले थे सो अब भी हैं। मुझे मालूम था कि वो 3 शादियां करने के बाद चौथी शादी जरूर करेंगी। इसके बाद शायद 5वीं भी करें, अगर उम्र ने उनसे वफा की। मगर मुझे उस औरत का, जिसका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, उनसे कोई रिश्ता समझ में न आसका। मैं अब उस औरत का नाम भी आपको बता दूं। मिसेस गुल ने उसे रजिया कहकर पुकारा था। तो उसका लिबास आम नौकरानियों का सा नहीं था, लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो मिसेस गुल के मुजारों की कोई बहू बेटी है, जो उनकी खिदमत के लिए कभी कभार आ जाया करती है। ये खिदमत क्या थी, इसके मुतल्लिक मुझे पहले कोई इल्म नहीं था। रजिया की आमद से पहले मिसेस गुल के यहाँ 12-13 बरस की एक लड़की जमीला रहती थी। उन दिनों उन्होंने एक प्रोफेसर से शादी कर रखी थी। ये प्रोफेसर जवान था, कम से कम मिसेस गुल से उम्र में 25 बरस छोटा। वो जमीला को बिटिया कहते थे और उससे बड़ा प्यार करते थे। ये लड़की बड़ी प्यारी थी, रजिया की तरह दुबली पतली, मगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा गैर निस्वानी नहीं था। उसको देखकर ये मालूम होता कि वो बहुत जल्द, मालूम नहीं इतनी जल्द क्यों, जवान औरत में तब्दील होने की तैयारियां कर रही है। प्रोफेसर साहब उसको अक्सर अपने पास बुलाते और दूसरे तीसरे काम पर इनाम के तौर पर उसकी पेशानी चूमते और शाबाशियां देते। मिसेस गुल बहुत खुश होती, इसलिए कि ये लड़की उनकी परवरदा थी। मैं बीमार हो गया। 2 महीने मरी में गुजार कर जब वापस आया तो मालूम हुआ कि जमीला गायब है। शायद वो मिसेस गुल की जमीनों पर वापस चली गई थी। लेकिन 2 बरस के बाद मैंने उसे एक होटल में देखा, जहां वो चंद ऐश परस्तों के साथ शराब पी रही थी। उस वक्त उसको देखकर मैंने महसूस किया कि उसने अपनी बलूगत, नीम बलूगत कहना ज्यादा बेहतर होगा, का जमाना बड़ी अफरातफरी में तय किया है, जैसे किसी मुहाजिर ने फसादात के दौरान में हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफर। मैंने उससे कोई बात न की, इसलिए कि जिनके साथ वो बैठी थी मेरी जान पहचान के नहीं थे। न मैंने उसका जिक्र मिसेस गुल से किया, क्योंकि वो जमीला की इस हैरतनाक उफ्ताद पर कोई रोशनी न डालती। बात रजिया की हो रही थी, लेकिन जमीला का जिक्र ज़िम्नन आ गया। शायद इसलिए कि उसके बगैर मिसेस गुल के किरदार का भी मंजर पूरा न होता। रजिया से जब मैंने बातें शुरू की तो उसका लबो लहजा, उसकी आंखों के मानिंद तेज, फरेबकार और बेसबब रंज आशना दुश्मन था। मुझे बिल्कुल खौफ न हुई, इसलिए कि हर नई चीज मेरे लिए दिलचस्पी का बाइस होती है। आमतौर पर मैं किसी औरत से भी, ख्वाह वो कमतरीन तर हो, बेतकल्लुफ नहीं होता। लेकिन रजिया की आंखों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी उससे चंद शरीर बातें कहूं। खुदा मालूम मैंने उससे क्या बात कही कि उसने मुझे से पूछा, आप कौन हैं? मैंने, जो कि शरारत पर तुला बैठा था, मिसेस गुल की मौजूदगी में कहा, आपका होने वाला शौहर।
वो एक लहजे के लिए भन्ना गई मगर फौरन संभल कर मुझसे मुखातिब हुई, मेरा कोई शौहर अब तक जिंदा नहीं रहा। मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं, खाकसार काफी अरसे तक जिंदा रहने का वादा करता है बशर्ते कि आपको कोई उज्र न हो। मिसिस गुल ने ये चोटें पसंद की और एक जुर्रियों वाला कहा बुलंद किया, सादत तुम कैसी बातें करते हो। मैंने जवाबन मिसिस गुल से कहा, मुझे आपकी ये खादिमा भा गई है। मैं चाहता हूँ कि इसका कीमा बना के कोफ्ते बनाऊं जिनमें काली मिर्च, धनिया और पुदीना खूब रचा हो। मेरी बात काट दी गई। रजिया उचक कर बोली, जनाब मैं खुद बड़ी तेज मिर्च हूँ, ये कोफ्ते आपको हजम नहीं होंगे, फसाद मचा देंगे आपके मैदे के अंदर। मिसिस गुल ने एक और जुर्रियों वाला कहा बुलंद किया, सादत तुम बड़े शरीर हो लेकिन ये रजिया भी किसी तरह तुमसे कम नहीं। मुझे चूंकि रजिया की बात का जवाब देना था इसलिए मैंने मिसेस गुल के इस जुमले की तरफ तवज्जो न दी और कहा, रजिया मेरा मैदा तुम जैसी मिर्चों का बहुत देर का आदी है। ये सुनकर रजिया खामोश हो गई। मालूम नहीं क्यों उसने मुझे धोई हुई मगर सुनगी आंखों से कुछ ऐसे देखा कि एक लहजे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी सारी जिंदगी दो बनों के हाथ चली गई है। मालूम नहीं क्यों लेकिन उसको पहली मर्तबा देखते ही मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी कि मैं उसे सड़कें कूदने वाला इंजन बनकर ऐसा दबाऊं कि चकनाचूर हो जाए, बल्कि उसका सफूफ बन जाए, या मैं उसके सारे वजूद को इस तरह तोड़ूं मरोड़ूं और फिर इस भोंडे तरीकों से जोड़ूं कि वो किसी कदर निस्वानियत इख्तियार कर ले। मगर ये ख्वाहिश सिर्फ उस वक्त पैदा होती जब मन उसे देखता, इसके बाद ये गायब हो जाती। इंसान की ख्वाहिशात बिल्कुल बुलबुलों के मानिंद होती हैं जो मालूम नहीं क्यों पैदा होते हैं और क्यों फटकर हवा में तहलील हो जाते हैं। मुझे रजिया पर तरस भी आता था, इसलिए कि उसकी आंखें ज्वाला दहकती रहती थी और उसके मुकाबले में उसका जिस्म आतिशफिशा पहाड़ नहीं था, हड्डियों का ढांचा था, मगर इन हड्डियों को चबाने के लिए कुत्तों के दांतों की जरूरत थी। एक दिन उससे मेरी मुलाकात मिसेस गुल के फ्लैट के बाहर हुई जबकि मैं अंदर जा रहा था। वो हमारे मोहल्ले की जवान भनगन के साथ खड़ी बातें कर रही थी। मैं जब वहां से गुजरने लगा तो शरारत के तौर पर मैंने उसकी शरीर आंखों में अपनी आंखें, मालूम नहीं मेरी आंखें किस किस्म हैं, डालकर बड़े आशिकाना अंदाज में पूछा, कहो बादशाह क्या हो रहा है। भनगन की गोद में उसका पलटी का लड़का था। उसकी तरफ देखकर रजिया ने मुझसे कहा, कोई चीज खाने के लिए मांगता है। मैंने उससे कहा, चंद बोटियां तुम्हारे जिस्म पर अभी तक मौजूद हैं, दे दो उसे। मैंने पहली बार उसके दो दीदों में अजीब और गरीब किस्म की झलक देखी जिसे मैं समझ न सका। मिसिस गुल के यहाँ उन दिनों जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, एक नए नौजवान की आमदोरफ्त थी इसलिए कि वो प्रोफेसर से तलाक ले चुकी थी। ये साहब रेलवे में मुलाजिम थे और उनका नाम शफीकुल्लाह था। आपको दमे की शिकायत थी और मिसेस गुल हर वक्त उनके इलाज और मुआवजे में मसरूफ रहती। कभी उनको टिकियां देती, कभी इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाती, कभी उनके गले में दवाई लगाई जाती। जहां तक मैं समझता हूँ वो इस अर्जे में गिरफ्तार नहीं था। हो सकता है कि उसको कभी नज़ला जुकाम हुआ हो या शायद खांसी भी आई हो, लेकिन ये मिसेस गुल का कमाल था कि उस गरीब को यकीन हो गया था कि उसको दमे का अर्जा है। एक दिन मैंने उससे कहा, हजरत आपको ये मर्ज तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि ये इस बात की जमानत है कि आप कभी मर नहीं सकते। ये सुनकर वो हैरान हो गया, आप कैसे कहते हैं कि ये मर्ज अच्छा है। मैंने जवाब दिया, डॉक्टरों का ये कहना है कि दमे का मरीज मरने का नाम ही नहीं लेता। मैं नहीं बता सकता क्यों, आप डॉक्टरों से मशवरा कर सकते हैं। रजिया मौजूद थी, उसने शरीर कनखियों से मुझे बहुत घूर के देखा, फिर उसकी निगाहें अपनी मालिका मिसेस गुल की तरफ मुड़ी और इससे कुछ भी न कह सकी। शफीकुल्लाह निरा खरा चुगत बना बैठा था। उसने एक मर्तबा जख्मी आंखों से रजिया की तरफ देखा और वो कुलक मुर्गी की तरह एक तरफ दुबक के बैठ गई। मैंने महसूस किया कि वो पहले से कहीं ज्यादा दुबली हो गई है, लेकिन उसकी आंखें बड़ी मुतहर्रिक थी, उनमें सुरमे की कुदरती तहरीर ज्यादा गहरी हो गई थी। शफीकुल्लाह दिन ब दिन जर्द होता गया, तो उसको दमे के इलाज के लिए दवाएं बराबर मिल रही थी। एक दिन मैंने मिसेस गुल के हाथ से गोलियों की बोतल ली और एक कैप्सूल निकालकर अपने पास रख ली।
शाम को अपने जानने वाले एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने 1 घंटे के बाद कीमियावी तजज़िया करने के बाद बताया कि ये दवा दमे वमे के लिए नहीं है बल्कि नशा आवर है या नीमार्फिया है। मैंने दूसरे रोज शफीकुल्लाह से उस वक्त जबकि वो मिसेस गुल से यही कैप्सूल लेकर पानी के साथ निगल रहा था तो मैंने उससे कहा, ये आप क्या खाते हैं? उसने जवाब दिया, दमे की दवा है, ये तो मार्फिया है। मिसेस गुल के हाथ से पानी का गिलास जो उसने शफीकुल्लाह के हाथ से वापस लिया था, गिरते गिरते बचा। बड़े झुर्रियों आमिज गुस्से से उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या कह रहे हो सादत? मैं उनसे मुखातिब न हुआ और शफीकुल्लाह से अपना सिलसिले कलाम जारी रखते हुए कहा, जनाब ये मार्फिया है, आपको अगर उसकी आदत हो गई तो मुसीबत पड़ जाएगी। शफीकुल्लाह ने बड़ी हैरत से पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मिसेस गुल के तेवरों से मुझे मालूम हुआ कि वो नाराज हो गई हैं और मेरी ये गुफ्तगू पसंद नहीं करती। रजिया खामोश एक कोने में मिसेस गुल के लिए हुक्का तैयार कर रही थी, लेकिन उसके कान हमारी गुफ्तगू के साथ चिपके हुए थे, ऐसे कान जो बड़ी नाखुशगवार मौसीकी सुनने के लिए मजबूर हूँ। मिसेस गुल इस दौरान में बड़ी तेजी से 4 इलायचियां दांतों के नीचे यके बाद दीगरे दबाई और उन्हें बड़ी बेरहमी से चबाते हुए मुझसे कहा, सादत तुम औकात बड़ी बेहुदा बातें कर देते हो, ये कैप्सूल मार्फिया के कैसे हो सकते हैं? मैं खामोश हो रहा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मार्फिया का इंजेक्शन दिया जाता है। मेरे डॉक्टर दोस्त का तजज़िया गलत था, वो कोई और दवा थी लेकिन थी नशा आवर। मैं फिर बीमार हुआ और रावलपिंडी के अस्पताल में दाखिल हो गया। जब मुझे जरा इफाका हुआ तो मैंने इधर उधर घूमना शुरू किया। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि एक आदमी शफीकुल्लाह की हालत बहुत नाजुक है। मैं उसके वार्ड में पहुंचा मगर ये वो शफीकुल्लाह नहीं था जिसे मैं जानता था। उसने धतूरा खाया हुआ था। चंद रोज के बाद इत्तफाकन मुझे एक और वार्ड में जाना पड़ा जहां मेरा एक दोस्त यरकान में मुब्तला था। मैं जब उस वार्ड में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक बिस्तर के इर्द गिर्द कई डॉक्टर जमा हैं। करीब गया तो मुझे मालूम हुआ कि करीब वो मर्द मरीज शफीकुल्लाह है। उसने मुझे अपनी बुझती हुई आंखों से देखा और बड़ी नहीफ आवाज में कहा, सादत साहब जरा मेरे पास आए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अपने करीब करीब बहरे कान उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार कर दिए। वो कह रहा था, मैं मर रहा हूँ, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हर एक को खबरदार कर दीजिए कि वो मिसेस गुल से बचा रहे, बड़ी खतरनाक औरत है। इसके बाद वो चंद लम्हात के लिए खामोश हो गया। डॉक्टर नहीं चाहते थे कि वो कोई बात करे लेकिन वो मुअम्मर था, चुनांचे उसने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए, रजिया मर गई है। बेचारी रजिया, उस गरीब के सपुर्द यही काम था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मरे। मिसेस गुल इससे वही काम लेती थी जो आदमी कोयलों से लेता है, मगर वो उनकी आग से दूसरों को गर्मी पहुंचाती थी ताकि वो अपना जुमला मुकम्मल न कर सका। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।